नमस्कार दोस्तों। अब तक जितने भी लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, अगर आप उनसे बात करें और एक सवाल पूछें, सीधा सा सवाल, कि क्या आपने जो पढ़ा था, जो भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ा था, सिर्फ उसी के आधार पर क्वेश्चन हल किए थे और आप कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर गए? किसी से भी पूछिए, आप मुझसे भी पूछेंगे, मैंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। कोई भी एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैंने जो पढ़ा था डायरेक्ट वहीं से चीज़ें आ गई और सिर्फ उतना ही मैंने कर लिया और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। एक भी इंसान नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि जितना मैंने पढ़ा था वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे अपना भी दिमाग लगाना पड़ा, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ा, पैटर्न की समझ वहाँ पर काम आई और जो प्रश्न हम शायद छोड़ देते, जिसके बारे में हम कम जानते थे, उसे भी हम सही कर पाए, तब जाके कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर हम कर पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसके आधार पर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको पैटर्न की समझ लेकर चलनी है, कहाँ कहाँ पर ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और इस सीरीज़ में हम यही कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। इसके बाद कई वीडियोज़ आने वाली हैं, उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा प्रश्न फिर से 2024 का ही है। 2024 के प्रश्न मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके मन में ये ना आए कि अरे 2022 का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 2020 का दिखा रहे हैं। अब ऐसा नहीं पूछा जाता, पिछले साल का ही है। अब इससे नया तो दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी जो होगा उसमें पता चलेगा कैसे प्रश्न आए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पैटर्न पर पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं पर आपको समझना है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ चालाकियाँ करती है, कहाँ पर एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करती है। एक बार आपने पकड़ लिया, आपके लिए प्रीलिम्स आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लग रहा है भी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। यहाँ कहा गया है, पहले ही नाम दे दिया कि कॉर्नवालिस ने जो नियम बनाए थे, जो भी उसने व्यवस्थाएं बनाई थी कर संग्रहण से संबंधित, राजस्व संग्रहण से संबंधित, उसके बारे में विचार करना है। तो जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, कॉर्नवालिस से संबंधित बात पूछी गई है। उसके बाद से इस कथन को ध्यान से समझिए। बहुत चालाकी करती है यूपीएससी और हर साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपके लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। पहला कथन है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों की फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अगर आप इसको जल्दबाजी में पढ़ें, जैसा कि अक्सर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ज़्यादातर लोग कथनों को जल्दबाजी में ही पढ़ते हैं और यूपीएससी ने आपको पहले ही बांध दिया है, खूंटा दे दिया यहाँ पे कि भाई कॉर्नवालिस के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हमारा सारा ध्यान इधर चला जाता है। ये लाइन हमने पढ़ी, अच्छा, किसानों की फसल खराब हो गई, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्या ये राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी? अच्छा, दी गई थी कि नहीं दी गई थी? आप यहीं फंस जाएंगे, ज़्यादातर लोग यहीं फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा ठहर कर सोचें, तो यूपीएससी ने यहाँ पर चालाकी की है। हमें नहीं पता है कि क्या हुआ था, आपदाओं की स्थिति में भुगतान में थोड़ी सी छूट दी गई कि नहीं दी गई, लेकिन अगर आपने अस्थाई ये जो बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसे आपने थोड़ा भी पढ़ा है और कुछ तथ्यों को याद किया है, तो समझ में आ जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इनसे संबंधित नहीं है, कॉर्नवालिस से। एक अलेक्जेंडर, एक रीड थे और एक और कोई व्यक्ति थे, अभी रुके मैं याद करके बता रहा हूँ। हाँ, मुनरो, शायद उसे देख लीजिएगा, मुनरो व्यवस्था भी इसे कहते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसी और व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई थी और भारत के अलग हिस्से में, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे ऐसे मैप बना के दिखाऊँ, तो अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था इस हिस्से में लागू थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था इधर प्रायद्वीपीय भारत में लागू थी और महालवाड़ी व्यवस्था इधर यूपी और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इधर लागू थी। ठीक है, तो आप यहीं पर समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर भले यूपीएससी ने खूंटा गाड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर चालाकी है। अस्थाई बंदोबस्त की जगह रैयतवाड़ी, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की बात की थी।
ठीक है, तो ये कथन यहीं पर गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि सच में अच्छा अंग्रेज तो क्रूर थे तो पता नहीं लागू कर सकते हैं कि नहीं ये व्यवस्था, उधर नहीं जाइए। एक फैक्ट यूपीएससी ने यहाँ पर आपके साथ गलत दिया है, साझा किया है और आपको पकड़ना है। और इतनी खूबसूरती से इस लाइन को लिया गया है इसके बाद कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फिसल जाएंगे और बाद में कहेंगे अतरी ऐसी गलती कैसे हो गई। इसलिए हुई, ध्यान से समझिए, ये भी एक समझदारी वाली बात है। इसलिए हुई कि हम कथनों को ध्यान से नहीं पढ़ते। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले भी कई बार कहा है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जितना ज़रूरी है अपनी मेमोरी को खंगालना कि ये बात मेरे दिमाग में बैठी है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इन कथनों को ध्यान से पढ़ना। क्योंकि अगर आप अपनी मेमोरी को खोदने लगेंगे कि कुछ है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, और आप इसी में फंस जाएंगे तो कुछ मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असली गलती यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। ठीक है, एलिमिनेशन के बारे में मैंने आपसे बात नहीं की है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये कथन आपको पता चल गया कि ये गलत है, ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ए तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी एक है। आप 50% पे आ गए, या तो ये दूसरा सही होगा या फिर ये भी गलत होगा, यानी कि अब 50-50 का मामला है। अब आप ये नहीं भी आ रहा है तो भी रिस्क ले सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में जहां आप 50-50 में फंसे हुए हैं आप रिस्क ले सकते हैं। इसे समझदारी भरा डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि अगर या तो सही होगा या तो गलत होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानते थे कहीं भी लगा दिया, उससे तो बढ़िया नहीं कि दो में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है या कोई क्लास ली है या फिर हमारी पीडीएफ नोट ही पढ़ी है तो वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता था कि एक निश्चित तारीख बता दी जाती थी कि भाई ज़मींदार जो है अगर इस समय तक राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसे ज़मींदारी से हटा दिया जाएगा, किसी और व्यक्ति को ज़मींदार बना दिया जाएगा। ये एक बेसिक सी बात है, जो आप पढ़ते हैं ज़मींदारी व्यवस्था तो आप जान जाते हैं। तो अगर वो आपको याद आ जाता है तो आप इसे सही मान लेंगे और सच में ये सही है भी, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो फिलहाल इसमें कौन सी ट्रिक आपने सीखी, क्या समझा? यूपीएससी इतिहास हो या अर्थशास्त्र हो या फिर पॉलिटी की बात हो, उसमें ऊपर ही एक टॉपिक का नाम बता देगी, ध्यान से समझिएगा। इसलिए बताएगी ताकि आप उसी के अनुसार बाकी चीज़ों को देखना शुरू करें। और जब कथनों की बारी आएगी तो उस टॉपिक से हटकर कोई एक कथन दे देगी और आपको लगेगा कि इसी से संबंधित है, और उसमें एक ऐसा तथ्य पूछेगी जिसका कोई खास महत्व नहीं है और आप उसी में फंस जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक और ट्रिक है यहाँ पर। इसमें दो बातें कही गई हैं एक साथ, ठीक है। रैयतवाड़ी वाली बात जो है एक अलग फैक्ट है, बाकी ये जो कथन है कि इसमें ऐसी व्यवस्था हो रही थी कि नहीं, ऐसे भी यूपीएससी कथन बनाती है कि एक ही लाइन में दो बातें होती हैं, एक सही भी हो सकता है और एक गलत भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझी। बाकी आप जानते हैं कि अगर ये गलत आपने पकड़ लिया तो ऐसे आप जो है एलिमिनेट कर लेते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ इतनी बात रहने देते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही है, सिर्फ 7 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप जाइए उस पर मैसेज करिए, टेस्ट लीजिए और प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत अधिक संभावना है कि ये एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, ज़रूरी नहीं है कि यही टेस्ट सीरीज आप लगाइए। हालांकि इसको इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आप सटीक पैटर्न के अनुसार चलें, लेकिन फिर भी आप पे कोई दबाव नहीं है, कहीं से भी अभ्यास करिए, लेकिन अभ्यास करिए, जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें लागू करिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ कॉमन सेंस की बातें, ट्रिक्स की बातें, टॉपिक्स की बातें, ठीक है। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।